विदेश रहो। मुस्कुराते मुस्कुराते बड़ी गंभीर बात कह गए सुधांशु जी। ये देखिए, जब तक एक छत्र राज कांग्रेस का देश में था, हम चाइना से आगे थे, जब किसी और की सरकार नहीं बनती थी। और जब 10 साल से मोदी जी आ गए सत्ता में, जब कोई और नहीं आ पा रहा, तब हम बढ़िया कर रहे हैं। मतलब मोदी जी को ही रहने दो ना हमेशा के लिए। चाइना डिक्टेटरशिप में आगे निकल गया ना सब 25 साल में भारत से। देखिए मेरा फंडामेंटल, एक तो वो डिक्टेटरशिप है, वो तो अलग है, मगर हमने कहा ना हमारे यहां लोकतंत्र की धड़कन कुछ ज्यादा तेजी से धड़क रही है। जब बात की बात पे धड़कता रहेगा, जैसे लोकतंत्र का पर्व है चुनाव, अगर हर दिन पर्व होने लगे, हर दूसरे दिन पर्व होने लगे, तो कामकाज इफेक्टेड हो जाता है कि नहीं, या त्योहारें मनाते रह जाएंगे, फिर काम क्या करें। और दूसरा एक व्यवहारिक पक्ष समझिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि भाई एक बार सब कुछ सेटल हो जाए तो कौन किस राज्य में किसकी सरकार बनी, वो मुख्यमंत्री को भी पता है कि अब 5 साल रहना है और प्रधानमंत्री को रहना है। प्रधानमंत्री ने कहा फिर मैं भी मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर 4.5 साल बिल्कुल देश के विकास के लिए काम करो, आखिरी के 6 महीने में जो पॉलिटिकल इक्वेशन करनी होगी करो। कहा अब मुझे भी जाना पड़ता है उस राज्य में, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी बोलना पड़ता, वो भी कुछ ना कुछ इधर उधर। अब जैसे उदाहरण के लिए अब तमिलनाडु में ये मुद्दा आया लैंग्वेज का, क्यों आ रहा है? अगले साल चुनाव है इसलिए आ रहा है। कौन सा उनको लेना देना है लैंग्वेज वाले इशू से, परंतु वो इसलिए आ रहा। अन्यथा मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, 1947 में कितने बच्चे तमिल मीडियम में पढ़ते थे? 95 से 96%, 2 या 3% अंग्रेजी मीडियम में। आज 50-50 है, 50% से ज्यादा अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, 50। इसका मतलब उन्होंने कोई तमिल भाषा के विकास के लिए नहीं क्या, चुनावी मुद्दा। ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो एक राजनीतिक दलों में भी कटुता वैमनस्य का भाव ज्यादा आता है, क्योंकि हर क्षण चुनाव है। अब जैसे केजरीवाल जी ने कहा हरियाणा वालों ने जहर मिला दिया जमुना जी में, इस ढंग की एब्सर्ड चीजों की संभावना कम से कम हो जाएगी। जैसे फाइनल एग्जाम एक बार दिया आपने, फिर ठीक है, अब अगले साल होगा इम्तिहान। नहीं सर, उसमें अब मैं ऑन अ सीरियस नोट, जो विपक्ष कह रहा है, आप देखें ये से पहले नहीं होता था। आज महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में, अब ममता जी आने वाले 1 साल बाद वाले बंगाल के चुनाव के लिए अभी से कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी फ्रॉड वोटर लेकर के आएगी। ये बाहर के लोगों को ला करके यहां पर उनका वोटिंग कार्ड बनवाएगी और उनसे वोट डलवाएगी। आप समझ रहे हैं? वो एक, और ऐसे में अब आपने टॉपर वाली बात कही, एग्जाम वाली बात कही, अगर कोई बच्चा चीटिंग, ये आरोप है ऑपोजिशन का, अगर कोई बच्चा चीटिंग करके पास हो रहा है और फिर कहो कि भाई तेरे सारे पेपर हम एक ही दिन में कर देंगे, या तू एक ही पेपर दे दे, सबके मान लिए जाएंगे वो, और उसी में उसने चीटिंग कर ली, तो फिर तो पूरा देश आपका हो गया। आपने बहुत अच्छी बात कही है। जब तक चीटिंग करने वाले बच्चे चलते रहते थे, यानी जब तक चुनाव पारदर्शी नहीं था, बूथ कैप्चरिंग होती थी, मतपेटियां लूटी जाती थी, वोटर आईडी कार्ड नहीं था, तब तक उन्हीं की सरकार बनती थी जो आज आरोप लगा रहे हैं। जो जो चुनाव पारदर्शी होता चला गया, तो हमारी वोटर आईडी कार्ड टीएन शेषन लाए 1993-94 में, भाजपा की सरकार तो उसके बाद बननी शुरू हुई ना। तो जो वो कहने का प्रयास कर रहे हैं वह उसके ठीक विपरीत है। वास्तविकता में यह पारदर्शिता के साथ जो जो चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, त्यों उनका प्रभाव कम हुआ है। और यहां तो एक और बात भी कहना चाहूंगा कि ये तो वो लोग जिन्होंने हर परिवर्तन का विरोध किया, जीएसटी का भी विरोध किया था कि नहीं, ये बताइए। इन लोगों ने कोविड वैक्सीन का भी विरोध किया था, बाकी तो अलग छोड़िए। जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रधानमंत्री जी ला रहे थे, तो चिदंबरम साहब का फ्लोर ऑफ द हाउस पे पिछली सरकार में दिया गया बयान है कि भारत वाले लोग तो कम पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, कैसे वो इतने टेक सेवी हैं ही नहीं कि वो मोबाइल के थ्रू ऑपरेट कर सकेंगे। और आज फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि दुनिया में हम नंबर 1 नहीं है डिजिटल ट्रांजैक्शन में। 48% डिजिटल ट्रांजैक्शन अकेले भारत करता है, जो चाइना अमेरिका से ज्यादा है। और भारत के उस आम व्यक्ति को, जिसकी समझ को हल्का समझने का काम कांग्रेस और अन्य दलों ने किया। आपने देखा कि जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन गए और कुल्हड़ की चाय जो किनारे बैठ के पी मोदी जी के साथ, उसका पेमेंट कैसे किया? डिजिटल ट्रांजैक्शन से। और जापान के प्रधानमंत्री दिल्ली के खान मार्केट में आए और कैसे किया पेमेंट? डिजिटल ट्रांजैक्शन से। और जापान के प्रधानमंत्री ने कहा भाई हमें ये सिस्टम सीखना पड़ेगा। तो इन लोगों को भारत की प्रतिभा सिस्टम ही तो है, सिस्टम जब सीख लिया है आपने, यही तो आरोप लगाया था। एनीवे, आप सर करा ले जाएंगे काम ये वन नेशन इलेक्शन का कि नहीं? अभी जेपीसी के पास है। देखिए, नामुमकिन को मुमकिन करना प्रधानमंत्री मोदी का काम है, जो कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी सारे एक्सपेरिमेंट किए, और ये तो वन नेशन वन इलेक्शन 1967 तक तो एक देश में एक चुनाव हो ही रहा था ना, कांग्रेस के समय चल रहा था। ये सर्कल टूटा कब? आप देखिए 67 से 77 तक इंदिरा गांधी की सरकार रही, लगभग 36 सरकारों को बर्खास्त किया। फिर 80 से 84 तक रही, कम से कम 15 सरकारों को आपने बर्खास्त किया। तो इंदिरा गांधी का अगर आप कार्यकाल देखोगे 15 साल का, तो 15 साल गए, 50 से ज्यादा राज्य सरकारें बर्खास्त कर रहे हो, तो सर्कल चेंज हुआ इसके बाद। तो मुझे लग रहा है कि जो जवाहरलाल नेहरू के समय से पहले चुनाव से जो चला आ रहा था 67 तक, अब अगर उसको प्रधानमंत्री मोदी वापस लाना चाहते हैं तो कांग्रेस को उसका स्वागत करना चाहिए।